ओके सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन, दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 21 से प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देखने वाले। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा फंडामेंटल राइट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब क्या होता है? मतलब अपने आप को, आपके खुद के ज़िंदगी के ऊपर अधिकार और उसका प्रोटेक्शन भी, और ऑल्सो एट द सेम टाइम आपका जो पर्सनल लिबर्टी है, मतलब आज़ादी। आज़ादी मतलब बताओ ना, इंडिपेंडेंस, पर्सनल इंडिपेंडेंस है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। समझ में आ रहा है? ये फंडामेंटल राइट अपने को दिया गया है अंडर द आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो देखो, एक चीज बताओ, आप जो सारा दिन घर पे रहते हो, ये तुम्हारा पर्सनल लिबर्टी है, राइट? तुम्हारा जो पर्सनल एक स्पेस है, क्या कोई बाहर का लोग इंसान आके ब्रीच कर सकता है? कोई भी ऐरा गैरा नथु कैरा आके ब्रीच कर सकता है? आप अगर किसी को अलाउ करोगे वो अलग बात है, लेकिन कोई भी रास्ते से उठ के इंसान तुम्हारे घर में घुस सकता है? नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा पर्सनल लिबर्टी है, वो तुम्हारा ह्यूमन राइट है। समझ में आ रहा है? तो ये इसी को कहा जाता है पर्सनल लिबर्टी, ठीक है? लेकिन कुछ जगहों पे तुम्हारा ये लिबर्टी छीन सकता है। जैसे कि अगर पुलिस को डाउट लगे कि तुम एक प्रकार का आतंकवादी हो, या फिर तुम बहुत ज़्यादा जो है बदमाशी करते हो, सोसाइटी को हार्म पहुंचाते हो, तो पुलिस तुम्हारे ऊपर नज़र रख सकता है। अब पुलिस चाहे रात के 2 बजे भी तुम्हारे घर के अंदर घुस सकता है, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर ही ऐसा है। समझ में आ रहा है? वो हम लोग आगे जाकर देखेंगे। देखो, फटाफट यहाँ से करेंगे। आर्टिकल 21 इंश्योर्स द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एम्फेसिंग ह्यूमन डिग्निटी एंड फेयरनेस इन ऑल लीगल एक्शंस। अच्छा, थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूं। ओके, अच्छा, की प्रोविजन क्या है? राइट टू लाइफ, एवरी पर्सन हैज द राइट टू लाइफ विच इंडिकेट्स एस्पेक्ट दैट मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल। इट गारंटीज द राइट टू लिव एंड विथ ह्यूमन डिग्निटी and encompasses protection against acts that degrades or infringe upon a dignified existence। तुम अपने मान सम्मान के साथ तुम अपने आप जो है किसी भी तुम्हारे स्पेस पे, तुम्हारे प्राइवेट स्पेस पे तुम रहोगे, इसका अधिकार तुमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तुम खुद के डिग्निटी से रहोगे। समझ में आ रहा है? कोई भी इंसान आके तुम्हारे माथा पे टपली मार के बोले कि चल चाय बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? ऐसा अलाउ नहीं करता, क्योंकि तुम अपने प्राइवेट स्पेस पे हो, पर्सनल स्पेस में हो, और ये लिबर्टी देता है कौन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन, ये भी एक चीज है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ तुमको कि तुम्हारे घर के आसपास अगर कोई काम कर रहा है, कोई इंसान काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? 24 घंटे काम, एक सोसाइटी के अंदर अगर 24 घंटे काम चल रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा शोर शराबा जो है होता है, इंडस्ट्रियल वर्क चल रहा है, तो क्या हो जाता है कि तुम जाके कंप्लेंट कर सकते हो कि भैया देखो, हमारी सोसाइटी के आसपास आप लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, और ये एक नॉइस पोल्यूशन के अंदर आ जाता है। एंड ऑल्सो यू ऑल हैव टू स्टॉप वट एवर यू आर डूइंग। अगर कोई भी इंसान 24 घंटे लाउड स्पीकर पे, लाउड वॉल्यूम पे अगर कोई म्यूजिक बजाए तुम्हारे फ्लैट के बाजू के फ्लैट में, ठीक है, तुम्हारे फ्लैट के नेक्स्ट फ्लैट में ही तुम अगर पकड़ लो अपार्टमेंट में रहते हो, तो तुम्हारे अपार्टमेंट में जो दूसरा तुम्हारा नेबर रहेगा उसके घर में चल रहा है, तो क्या तुम उसको रोक सकते हो? हाँ, तुम उसको रोक सकते हो। तुम उसको बोल सकते हो कि भैया ऐसा मत करो, क्योंकि ये मेरे फ्रीडम को ब्रीच कर रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? कुछ एक्सेप्शन है, पार्टी वगैरह है, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम तक तुम कर सकते हो, ये एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, राइट? लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो, एक्सेसिव नॉइस पोल्यूशन इन्फ्रिंजेस अपॉन राइट टू लाइफ, मेकिंग फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन अ रिकॉग्नाइज्ड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन भी तुम्हारा खुद का एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। इस बात का ध्यान रखो। नेक्स्ट है पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट है क्या? पर्सनल लिबर्टी। देखो इसको बहुत अच्छे से। पर्सनल लिबर्टी मतलब तुम्हारा खुद का राइट, कि तुम खुद अपने मर्जी से चल सकते हो, ठीक है, जा सकते हो, कहीं पर भी तुमको जाने का मन है, विजिट करने का मन है, तुम जा सकते हो, तुम राइट फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, ये सारा चीज। पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स द राइट टू ट्रैवल फ्रीली। डिनाइल ऑफ अ पासपोर्ट विदाउट एडहरिंग टू अ प्रॉपर लीगल प्रोसीजर वायलेट्स दिस फंडामेंटल राइट। इसका मतलब ये होता है कि तुमको अगर कोई भी इंसान पासपोर्ट ही ना दे, तुमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तुमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तुम, और उस इंसान ने तुमको बता दिया कि भाई तुमको पासवर्ड हम लोग नहीं देंगे। जो पासपोर्ट ऑफिशियल्स है ना, वो उन्होंने तुमको बताया कि मैं पासपोर्ट तुमको नहीं दूंगा,
क्योंकि तुमको यहीं पे रहना है, तुमको इसी छोटे इलाके में, इसी गांव में रहना है, तुमको पासपोर्ट जो है वो नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो ये क्या है, ये ब्रीच हो जाएगा तुम्हारे तुम्हारे फंडामेंटल राइट का। तो ये जो है ये तुम नहीं कर सकते। तुम किसी के ट्रैवलिंग को, किसी के लिबर्टी को तुम रोक नहीं सकते। उसका कहीं पर भी मन है वो जा सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? क्या ये समझ में आ रहा है सर? हाँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। To deprive a person of their life and liberty, the state must follow the following procedure. A law justifying the interference with life or liberty. The law to be valid and constitutional. Strict adherence to the procedure laid down by the law. The procedure must be fair, just and reasonable, not arbitrary or oppressive. मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो। देखो यहाँ पर क्या बताया गया, मैं तुमको समझाता हूँ। सिंपली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे मैंने तुमको बताया कि पुलिस ऑफिसर को डाउट है कि तुम क्या हो बताओ ना बदमाश, तो तुम्हारे ऊपर क्या रखेगा, नज़र। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना वो बना के रखना है। समझ में आ रहा है? उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाया गया है सो दैट इसका प्रोसीजर भी प्रॉपरली फॉलो करे। ऐसा नहीं कि पुलिस अपने मन मर्जी से, पुलिस के पास कोई सबूत हो, कोई ऑर्डर हो, तब जाके पुलिस ये सब करे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पुलिस तुम्हारे घर में घुस नहीं सकता। ये समझ में आ रहा है ना? अब देखो, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि टू डिप्राइव ए पर्सन ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी। मतलब अगर तुम किसी को रोक रहे हो, डिप्राइव मतलब रोकना, ठीक है? अगर तुम किसी इंसान को रोक रहे हो उसके खुद के लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से लिबर्टी देने में तुम रोक रहे हो कि वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब इस चीज को समझो बहुत अच्छे से। अ लॉ, देखो यहां से देखो, टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ लाइफ और लिबर्टी मतलब तुम रोक रहे हो किसी भी इंसान को उसके खुद के लाइफ और पर्सनल जो लिबर्टी है वो एंजॉय करने से तुम रोक रहे हो किसी भी इंसान को। कौन रोक सकता है? कौन डिप्राइव कर सकता है? लॉ रोक सकते हैं, लॉ रोक सकता है, पुलिस ऑफिसर रोक सकता है। अब पुलिस ऑफिसर किसके किसके दम पे रोकेगा? कोई लॉ बनाया होगा उसके दम पे वो रोक रहा है, राइट? तो टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ देयर लाइफ और लिबर्टी, स्टेट को मतलब उसी कंट्री को मस्ट फॉलो द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। उनको फॉलो करना है प्रोसीजर जो कि स्टैब्लिश किया गया है बाय लॉ। मतलब देखो, अगर मैं किसी भी पुलिस ऑफिसर को राइट दे रहा हूं कि वो किसी भी इंसान का पर्सनल लिबर्टी छीन सकता है, जैसे कि पकड़ लो, मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया कि तुम बदमाश हो और इसी वजह से पुलिस ऑफिसर तुम्हारे घर पे रात को 1 बजे 2 बजे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है? तोड़ के घुस रहे तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए। क्या ये हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम बदमाश हो, तुम्हारा रिकॉर्ड ही बहुत ज्यादा खराब है। तो ये जो प्रोसीजर है ना, ये घटना तो भाई पुलिस ऑफिसर अपना जो पावर है वो मिसयूज भी कर सकता है। वो किसी भी ऐरा गैरा नत्थु कहरा को जो इनोसेंट है उसके घर में भी घुस सकता है, राइट? तो इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे, तुम किसी का लिबर्टी छीन तो सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टेट के अंदर तो बहुत कुछ आता है ना, पब्लिक अथॉरिटी वगैरह, पुलिस ऑफिसर, ये सब कुछ स्टेट के अंदर आएगा। उसको फॉलो करना होगा प्रोसीजर जो कि लॉ में बताया गया है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है? विच रिक्वायरमेंट क्या है? अ लॉ जस्टिफाइंग द इंटरफेरेंस विथ लाइफ और लिबर्टी। एक ऐसा लॉ बनाना है या फिर एक ऐसा लॉ तुम स्थापित करो जिससे किसी भी इंसान का लाइफ या फिर लिबर्टी को अगर तुम छीन रहे हो, ठीक है, जीने के अधिकार एंड घूमने के अधिकार, फ्रीली मूव करने के अधिकार को अगर तुम छीन रहे हो, उसको जस्टिफाई करो उस लॉ के माध्यम से। तुम उसको जस्टिफाई करो, तुम उसको दिखाओ कि हाँ उसने इस प्रकार के काम किया है, इसलिए मैं ये जो है उसके जो लाइफ एंड लिबर्टी है उसको मैं छीन रहा हूं। तो जस्टिफाई तो करना होगा, तुमको जस्टिफाई करना होगा कि कोई भी लॉ बनाओ जो जस्टिफाई करे इंटरफेरेंस विथ लाइफ और लिबर्टी। द लॉ, जो भी लॉ है वो वैलिड होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ। इसका मतलब ये होता है कि देखो ये बहुत सीरियस मैटर होता है कि किसी का तुमने लिबर्टी छीन लिया, ठीक है, हाउस अरेस्ट कर लिया, किसी को घर में बैठने के लिए बोला तुमने, किसी को उसको बोला कि तुम शहर से जा नहीं सकते, तुम ये जो शहर है इसको छोड़ के नहीं जा सकते किसी भी टाइम पीरियड के लिए, किसी भी टाइम फ्रेम के लिए। तो अगर ये सब तुम्हारा हो रहा है ना, अगर तुम्हारा ये सब हो रहा है तो भैया ये बहुत सीरियस मैटर होता है कि तुम्हारा फ्रीडम ही मैं छीन लूँ, तुम्हारा चलने फिरने का फ्रीडम मैं छीन लूँ। तो अगर मैं छीन रहा हूँ, मैं कौन हूँ? मैं हूँ लॉ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, लॉ ने मुझको पावर दिया है, ठीक है?
तो मेरे को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मेरे को अपने मन मर्जी से कुछ नहीं करना है, जो लॉ में लिखा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो यहीं पे वो बताने की कोशिश करें, स्ट्रिक्टली एडहर टू द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ। फॉलो करो प्रोसीजर को जो कि लॉ ने ले डाउन किया है, मन मर्जी से मत करो। द प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए प्रोसीजर पे, रीजनेबल होना चाहिए एंड नॉट आर्बिट्ररी और ऑपरेसिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी के मतलब ऑपरेसिव का मतलब क्या होता है, आर्बिट्ररी और ऑपरेसिव का मतलब होता है, आर्बिट्ररी का मतलब होता है आर्बिट्ररी का मतलब होता है कोई भी रैंडम चॉइस, पर्सनल विम, मतलब पर्सनल मन मर्जी से, समझ में आ रहा है, विदाउट एनी रीजन, वो होता है आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। ऑपरेसिव मतलब किसी को तुम विदाउट एनी रीजन तुम उसके ऊपर बहुत हार्ड हो रहे हो, बहुत हार्श हो रहे हो, समझ में आ रहा है ना, तो इसका मतलब होता है तुम्हारा ऑपरेसिव। और हम लोगों ने क्या सीखा है बताओ, हम लोगों ने सीखा है आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि भैया रैंडम चॉइस, पर्सनल खुशी, समझ में रहे, विदाउट एनी जस्टिस। इस प्रकार से तुम प्रोसीजर जो है फॉलो नहीं कर, मतलब इस प्रकार से तुम कुछ कर नहीं सकते, तुमको प्रोसीजर फॉलो करना है। और वो प्रोसीजर जो है उसको फेयर होना है, अनजस्ट नहीं होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए, और आर्बिट्ररी एंड ऑपरेसिव तो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, इस बात का ध्यान रखो। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन सिंपल चीज है भैया, 6 से लेकर 14 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको पूरा राइट मिलेगा एजुकेशन का। ये आर्टिकल 21A कहता है। कहाँ पे सर राइट ले, गवर्नमेंट स्कूल में जाओ। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फटाफट, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 22 ना एक प्रकार का शील्ड है, एक प्रकार का शील्ड, जैसे कैप्टन अमेरिका का शील्ड है, ठीक है, इस प्रकार का आर्टिकल 22 एक प्रकार का शील्ड है। कैसा शील्ड सर बताओ। आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स एसेंशियल सेफगार्ड्स फॉर इंडिविजुअल्स हु आर अरेस्टेड। जिनको अरेस्ट किया गया है उनके लिए एक प्रोटेक्शन है, जिनको अरेस्ट किया गया है उनके लिए एक प्रकार का प्रोटेक्शन है। इंश्योर करता है कि उनका जो राइट है, जिनको अरेस्ट किए हम लोग, उनका जो राइट है, ठीक है, वो राइट बना रहे, एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम आर्बिट्ररी डिटेंशन। हियर्स द ब्रेकडाउन ऑफ द की प्रोविजंस, वो मैं तुमको बताऊंगा। सिंपल चीज ये है, आर्टिकल 22 कहता है कि अगर तुमको अरेस्ट किया जा रहा है, अगर तुमको अरेस्ट किया जा रहा है तो तुम्हारे राइट्स को छीना ना जाए। और तुम्हारा राइट्स क्या है सर, मेरा राइट ये है, नंबर 1 राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट, कि मुझको क्यों, किस आधार पे तुमने अरेस्ट किया वो तुम बताओ। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट, इस बात का ध्यान रखो। नेक्स्ट है राइट टू लीगल कंसल्टेशन। इसका मतलब मेरे पास हक है कि मैं अपनी चॉइस का किसी लीगल प्रैक्टिशनर, लॉयर वगैरह, एडवोकेट वगैरह, उनको मैं क्या कर पाऊं बताओ ना, चूज कर पाऊं, कंसल्ट कर पाऊं, ठीक है, मेरे को डिफेंड करने के लिए। समझ में आ रहा है। तीसरा, प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट। इसका मतलब ये होता है कि अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर यू हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट के सामने। इससे ज़्यादा तक तुमको जेल में नहीं रख सकते। समझ, जेल में अगर तुम डिटेन हो रहे हो तो 24 घंटे, इससे ज़्यादा तुमको रख नहीं सकते। तुमको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना ही है। अगर मैजिस्ट्रेट ने अलाउ किया कि हाँ इसको और 2 दिन सराहो जेल में, तो तुमको और 2 दिन जेल में एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने तुमको 24 आवर्स के अंदर लेकर जाना है। समझ में आ रहा है। हाँ जी। अब ये जो 24 आवर्स है, ये इससे हम लोग जर्नी का टाइम जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे। पकड़ लो तुम इंटरनेशनल किलर हो, इंटरनेशनल विलेजर का तो सुना है तुम लोगों ने नाम, हनी सिंह इंटरनेशनल विलेजर। अब ये हो इंटरनेशनल किलर, तो तुमको इंडिया का पुलिस जो है ना, CID धर पकड़ के लेकर आए कहाँ से बताओ ना, पेरिस से। तुम आईफिल टावर के सामने बैठ के तुम प्रपोज कर रहे थे किसी को, तभी तुम्हारे कॉलर को पकड़ के दया ने खींच लिया और तुमको कार में बिठा के, फ्लाइट में बिठा के फिर तुमको इंडिया लेकर आए। अब एक बात बताओ, 24 आवर्स के अंदर तुमको क्या करना है बताओ ना, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। किसको? गुनहगार को, जिसको भी तुमने पकड़ा। समझ में आ रहा है। अब तुम पेरिस से पकड़ के लेकर आ रहे हो भाई, पेरिस से इंडिया आते आते तुमको 1-2 दिन लग जाएगा। तो 24 आवर का जो ये तुम्हारा टाइम लिमिट है, क्या ये तुम फुलफिल कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि
इतना टाइम लग जाएगा, इंटरनेशनल किलर है, उसको बाहर से लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो हमारा जो नियम है ना कि हम लोग 24 आवर्स के अंदर अंदर हम लोग क्या करेंगे बताओ ना, मैजिस्ट्रेट के पास जो है प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, आरोपी को, तो ये फुलफिलमेंट करेंगे, लेकिन जर्नी टाइम एक्सक्लूड कर देंगे। जब तक कि ना तुम जेल के अंदर तुमको घुसा दिया तब तक ये 24 आवर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। जर्नी का जो टाइम है, पेरिस से लेकर तुमको इंडिया लेकर आ रहे हैं, इंडिया में फिर तुम्हारा जो लोकल तुम जिस भी पुलिस स्टेशन में तुमको लेकर जा रहे हैं, जब तक कि ना तुम पुलिस स्टेशन में आ जाओ तब से 24 आवर काउंट नहीं होगा, उसके बाद से 24 आवर काउंट होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? संडे वनडे में क्या होता है पता है, मैजिस्ट्रेट बंद रहता है, मैजिस्ट्रेट जो है देखता नहीं है, मैजिस्ट्रेट जो है हॉलीडे पे रहता है संडे वगैरह पे कभी कभार। तो क्या होता है, संडे अगर पकड़ लो तुमको सैटरडे को अरेस्ट किया तो संडे का टाइम तो तुमको प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, मंडे को लेकर जाएंगे, ये भी होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो, लिमिट ऑन डिटेंशन, नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट ऑथोरिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट ने अलाउ किया, उसके बाद तुम 3 दिन रखो, 4 दिन रखो, 5 दिन रखो, कोई टेंशन नहीं है। Exclusion from protections. These protections do not apply to enemy, alien or those detained under preventive detention law. तो कुछ ऐसे सीरियस क्राइम्स में ये सारे जो है फॉलो नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एनिमी, एलियन इस प्रकार का होता है कि अगर पकड़ लो पाकिस्तान का कोई बंदा जो है तुमने कैप्चर किया उसको, तो उसको प्रेजेंट करना है 24, ऐसा कुछ नहीं। तो एनिमी कंट्री से अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसको तुम धर पकड़ के रखो, इंट्रोगेशन करो, सराहो तुम अपने जेल में उसको, ठीक है। सन्ने के बाद तुम उसको लेकर जाओ मैजिस्ट्रेट के पास, वो अलग चीज़ होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसको ध्यान में रखना है। ये है आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 कहता है, आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है सीधी सीधी बात, 3 चीज़ कहता है आर्टिकल, ठीक है। 3 से 2 चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नंबर 1 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, एंड दूसरा है पनिशेबल, ये तो पनिशेबल ऑफेंस है। दूसरा होता है तुम्हारा आर्टिकल 23 प्लस तुम्हारा 24, एक साथ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आर्टिकल 23, 24 होता है तुम्हारा चाइल्ड लेबर। तो याद रखना, आर्टिकल 23 होता है तुम्हारा प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिक का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स का खरीदा बेची, ब्लैक मार्केट में ह्यूमन बींग्स का खरीदना और बेचना ये मना है। समझ में यार? ब्लैक मार्केट क्या, वाइट मार्केट, कहीं पर भी तुम नहीं कर सकते ये चीज़, ये पनिशेबल ऑफेंस है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। ये आर्टिकल 23, 24 कहाँ से आता है बताओ ना? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आता है। अच्छा, 23 क्या है बताओ? ह्यूमन बींग्स का खरीदा बेची अलाउड नहीं है। 24 क्या है? 24 कहता है कि चाइल्ड लेबर जो है उसको प्रोहिबिट किया जाए, चाइल्ड लेबर जो है उसको प्रोहिबिट किया जाए। 14 साल की उम्र तक का जो बच्चे हैं, दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, माइन, एंगेज इन एनी हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे एज लिमिट दे दी है 14 ईयर्स। अब तुम बताओ कि भैया तुम रईस हो, तुम्हारे पापा ने कहीं से भी किसी गांव से जो एक छोटी बच्ची या फिर छोटे बच्चे को लेकर आए फॉर हेल्पिंग इन दी हाउस होल्ड वर्क, घर में, राइट? क्या वो अलाउड है? वो अलाउड है। वो क्या है बताओ? अलाउड है। तो हेल्पर के रूप में जो तुम बच्चे को लेकर आते हो, 10 साल के, 12 साल के बच्चों को लेकर आते हो विलेजेस से, समझ में आ रहा है, गाँव से, जहाँ पे उसके मम्मी पापा पाल नहीं सकते उनको, इसलिए तुम लेकर आते हो, तुम्हारे घर पे उसको खाना खिलाते हो, पिलाते हो, ठीक है। फिर तुम उसको हाउस होल्ड घर में हेल्प करने के लिए भी उसको बोलते हो कि हाँ तू मेरे घर के काम में हेल्प कर, तो ये अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक मॉरलिटी के चक्कर में तुमको एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम्हें मॉरल्स है तुम उसको थोड़ा एजुकेशन दो कि कम से कम वो पढ़ पाए, लिख पाए, कम से कम ये ABCD वगैरह किसी भी इंग्लिश आर्टिकल को वो देखकर पढ़ पाए, इतना तुम उसको नॉलेज, तुमको किसी ने नहीं बोला कि उसको क्लास 12 तक पढ़ाओ, नहीं, इतना कम से कम उसके अंदर नॉलेज घुसा दो कि वो किसी भी आर्टिकल, इंग्लिश आर्टिकल को देखकर वो पढ़ पाए, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ पाए, समझ पाए, सिर्फ उतना घुसा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम किसी को विलेजेस से लेकर आ रहे हो घर में हेल्पिंग हैंड के काम के लिए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तुमको पुलिस पकड़ के नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन अगर तुम 14 साल के नीचे बच्चों को लेकर आ रहे हो तब भी तुमको पुलिस पकड़ के नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है तुमको घर पे। लेकिन वही बच्चा अगर फैक्ट्री एंड माइन में काम कर रहा है, फैक्ट्री, माइन या फिर किसी डेंजरस हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट बम बनाना, ठीक है, फायर क्रैकर्स बनाना, ये हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, माइन में काम कर रहा है, तो ये पनिशेबल एक्ट है। इतने डेंजरस सिचुएशंस में इतने छोटे छोटे बच्चों को तुम एम्प्लॉय नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम लोग। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 बहुत ब्यूटीफुल। आर्टिकल 25, 26,
27, 28 क्या कहता है सर? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। क्या बताओ? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। क्या क्या बात करता है सर? 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या होता है? तुम फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या होता है? तुमको जो कुछ भी पूजा पाठ करना है तुम करो, तुमको किसी का भी पूजा पाठ करना है तुम करो, ये तुम्हारे ये फ्री है कंप्लीटली। यू आर फ्री टू प्रैक्टिस प्रोपोगेट जो भी तुमको मन करे। तुम अगर चाहो कि तुम पत्थर को पूजा करो, तुम पत्थर को पूजा करो। तुम अगर चाहो किसी इंसान को पूजा करो, तुम इंसान को पूजा करो। ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे फेथ के ऊपर है। 25 कहता है। 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तुम मंदिर बनाओ, ठीक है, मंदिर बनाना, हाँ ये तुम मैनेज कर सकते हो, ये वगैरह जो है ये अलाउड है। रिलीजियस अफेयर्स, कीर्तन आयोजन करना, ठीक है, लंगर आयोजन करना, ये सारा रिलीजियस बहुत बड़े बड़े पूजा आयोजन करना, ये सारे अलाउड है। फिर है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रोमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस मतलब अगर तुमको किसी पूजा स्थान से पैसा मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, मंदिर के किसी भी पैसे के ऊपर टैक्स नहीं लगता। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है मैं तुमको समझा। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है? किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में ना, मैं तुमको बता देता हूँ, किसी भी स्टेट फंडेड स्कूल में, किसी भी स्टेट फंडेड स्कूल, स्टेट फंडेड, किसी भी स्टेट फंडेड स्कूल में किसी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तुम नहीं दे सकते। सेंट जेवियर्स में लेकर चले जाओ, तुमको पूरा तुमको क्रिश्चियन बना देंगे। समझ में आ रहा है? मतलब इस प्रकार का मतलब रिचुअल चलता है। ऑब्वियसली चलेगा क्योंकि वो एक प्रकार का एक सर्टेन कैटेगरी का एक सर्टेन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी एक पर्टिकुलर फेथ एंड बिलीफ के ऊपर विश्वास करता है। समझ में आ रहा है? तो सेंट जेवियर्स का पकड़ लो। उसके अलावा किसी भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने स्कूल बनाया वहाँ पर भी तुमको यही मिलेगा। ठीक है, भगवान का गान, भगवान का गीत, ये चलेगा। समझ में आ रहा है? ये सब चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ये स्टेट फंडेड नहीं है। अगर स्टेट फंड कर रहा है मतलब अगर गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर तुम ये सब नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी जो है वो माना जाएगा। क्योंकि वहाँ पे अगर तुम किसी पकड़ लो कोई भी स्टेट फंडेड स्कूल है, ठीक है, और वहाँ पे तुमको किसी भी और दूसरे रिलीजन का चीज़ तुमको पढ़ा रहे हैं तो ये तुम्हारे रिलीजन के अगेंस्ट हो सकता है। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ रिलीजियस अफेयर्स जो है वो स्कूल एजुकेशन में अलाउड नहीं है, वेयर इट इज़ फंडेड कम्प्लीटली एंटायरली बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने बनाया है स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह। समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज़ ये हो गया तुम्हारा 25, 26, 27, 28। बहुत ईजी। आर्टिकल 32 लास्ट में आता है। आर्टिकल 32 क्या कहते हैं अपने को आर्टिकल 32 क्या कहते हैं? अपने को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ देता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में क्या है मैं तुमको बता देता हूँ। ये है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्ट्यूररी। समझ में आ रहा है? अब सुनो एक चीज़, तुम लोगों ने देखा होगा वो फिल्म, क्या बताओ ना, जय भीम तुमने साउथ फिल्म देखा होगा तुम लोगों ने। ये जो जय भीम का फिल्म है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है हैबियस कॉर्पस के ऊपर। हैबियस कॉर्पस के ऊपर जय भीम, ठीक है। जय भीम किसके ऊपर बेस्ड है? हैबियस कॉर्पस के ऊपर। अब एक चीज बताओ, इसका मतलब क्या होता है? फिल्म में क्या दिखाया? अगर तुम लोगों ने अभी तक ये फिल्म नहीं देखा तो ज़रूर देखना है इस फिल्म को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है फॉर योर एग्जामिनेशंस ऑल्सो। तुमको पता चलेगा हैबियस कॉर्पस ये रेमेडीज़ क्या होता है फंडामेंटल। उस फिल्म में ऐसा होता है कि किसी भी इंसान को धर पकड़ के पुलिस स्टेशन में बंद किया जाता है विदाउट एनी रीजनेबल कंटेक्स्ट। ठीक है, किसी भी रीज़न, कोई भी रीज़न नहीं होता, लेकिन फिर भी उस इंसान को पकड़ के पुलिस कस्टडी में रख दिया जाता है। समझ में आ रहा है? अब पुलिस कस्टडी में रखने के बाद उसको गायब कर दिया जाता है या फिर उसको मार देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब होता रहता है। तो हैबियस कॉर्पस क्या होता है पता है? हैबियस कॉर्पस जो है ये एक फंडामेंटल राइट है। इस राइट के तहत तुम किसी भी इंसान को अगर जेल में घुसा के रख दिए, ठीक है, तो उसको रिलीज करने का ऑर्डर पास किया जाता है बाय दी कोर्ट। कोर्ट पास करता है तुमको क्या बताओ? ऑर्डर कि तुम इस इंसान को रिलीज करो।
क्यों सर कोर्ट क्यों पास करता है? क्योंकि तुम्हारे पास कोई लॉफुल रीज़न नहीं होता कि तुमने इस इंसान को क्यों पकड़ के रखा है। समझ में आ रहा है? तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन जो कि अनलॉफुली डिटेन किया गया है, जो कि अनलॉफुली डिटेन किया गया है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्या ये समझ में आ रहा है? जय भीम देखो, बहुत मज़ेदार फिल्म है। नेक्स्ट है मैंडमस। मैंडमस है टू कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी। मैंडमस टू कंपेल है पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ए ड्यूटी। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो स्टेट के अंदर में आए। तो अगर स्टेट के अंदर में आ रहा है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है कि तो स्टेट के अंडर में जो कुछ भी सर्विसेज है वो तुमको मिले। लेकिन किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक अथॉरिटी में तुम जाके तुम कुछ काम करने गए, लेकिन वो काम तुम्हारा नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? वो काम तुम्हारा नहीं कर रहा है क्योंकि उसको चाहिए क्या? ब्लैक मनी। उसको क्या चाहिए? रिश्वत। तो तुमने क्या पास किया? तुमने क्या किसके लिए अप्लाई किया बताओ? कोर्ट में मैंडमस के लिए। टू कंपेल ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी, कि सर कोर्ट को तुम रिक्वेस्ट करो कि सर ये जो पब्लिक अथॉरिटी है ये अपना काम नहीं कर रहा है, इसको प्लीज़ अपना काम करने के लिए बताइए। समझ में आ रहा है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट टू और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इस जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब होता है ये, पकड़ लो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके नीचे है हाई कोर्ट, ठीक है, उसके नीचे है हाई कोर्ट, उसके नीचे है लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट, ठीक है। अब होता ऐसा है कि इंडिया में सबसे पावरफुल कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे पावरफुल कौन? हाई कोर्ट। उसके नीचे पावरफुल कौन? ये लोअर कोर्ट। अब लोअर कोर्ट ने पकड़ लो कोई ऐसा डिसीजन वो सुनाने जा रहा है जो उसके पावर में ही नहीं है। 4,000 करोड़ का केस है, 4,000 करोड़ का केस, इतना बड़ा केस जो है ये लोअर कोर्ट के अथॉरिटी में ही नहीं है कि वो डिसीजन सुनाए। जैसे तैसे इस केस में, इस कोर्ट में उस केस का जो है सुनवाई हो रहा है, सुन ही नहीं सकता वो कोर्ट। लोअर कोर्ट है, वो सुन ही नहीं सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि उसके पावर के बाहर है। प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। तो जो तुम्हारे पावर के बाहर है, जो तुम्हारे पावर के बाहर है, जो तुम कोर्ट हो, जो चीज तुम्हारे पावर के बाहर है उसके उसके ऊपर तुमको किसी प्रकार का जजमेंट सुनाने से रोकना, उसको कहा जाता है प्रोहिबिशन ऑर्डर। उसको कहा जाता है प्रोहिबिशन ऑर्डर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब क्या होता है? टू 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 चैलेंज द लीगलिटी ऑफ ए पर्सन क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस। मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ। चैलेंज करना क्या? लीगलिटी ऑफ ए पर्सन जो कि पब्लिक ऑफिस में बैठा है। पब्लिक अथॉरिटी में कौन बैठता है? पब्लिक ऑफिशियल्स। पब्लिक ऑफिस में मतलब गवर्नमेंट के अंदर कोई भी पब्लिक डिपार्टमेंट है जिसमें कोई बंदा बैठ रहा है और तुम उस बंदे को जानते हो, वो बंदा 7वीं फेल है। वो बंदा क्या है बताओ ना? 7वीं फेल है। तुम उसको पता है कि ये बंदा इलीगली बैठा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? इसको जैसे तैसे गवर्नमेंट जॉब मिला है, कैसे मिला है तुमको नहीं पता क्योंकि वो तो 7th फेल है। तुमको पता है, पूरा बायोडाटा पता है उस बंदे का, ठीक है। तो तुम चैलेंज करोगे उस पर्सन के लीगलिटी को कि भैया वो बंदा कैसे लीगली बैठ रहा है उस जगह पे। टू चैलेंज द लीगलिटी ऑफ अ पर्सन क्लेमिंग टू अ पब्लिक ऑफिस, कि वो बंदा जो बैठा है पब्लिक ऑफिस में वो कैसे, किस हक में वो बैठा है, ठीक है। ये चैलेंज करना, ये चैलेंज करना। तुम चैलेंज करो, कोर्ट को बोल रहे हो कि सर मैं चैलेंज करता हूँ, को वारंटो करता हूँ कि ये जो पर्सन है इसके लीगलिटी दिखाओ, इसका लीगलिटी दिखाओ कि वो कैसे, किस हिसाब से बैठा है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है कि वो पब्लिक अथॉरिटी में बैठा है। क्या समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत होता है कि भैया किसी एक बंदे को जॉब मिलता है और वो बंदा जो है किसी दूसरे इंसान को जॉब में भेज देता है और वो खुद ऐश करता है। समझ में आ रहा है ना? तो इन सारे केसेस में ऐसा होता है कि तुमको पता है ये बंदा जो है क्वालिफाइड नहीं है, वो बंदा कैसे बैठा है यहाँ पे, तो तुम चैलेंज करते हो कोर्ट को। उसके बाद सर्ट्यूटरी ऑर्डर। पकड़ लो किसी लोअर कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया जो उसके कंट्रोल में नहीं है, जो उसके पावर में ही नहीं है। लोअर कोर्ट भैया 400 करोड़ का कैसे डिसीजन सुना दिया? प्रोहिबिशन में रोकना, डिसीजन सुनाने से रोक रहा है। ऊपर वाला कोर्ट जो है ना, वो लोअर कोर्ट को रोक रहा है कि भैया तू डिसीजन नहीं सुना सकता। पकड़ लो ऐसा केस है कि जहां पे डिसीजन सुना दिया गया, लोअर कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया, उसके पावर में नहीं था लेकिन उसने सुना दिया डिसीजन। अगर उसने ऐसा डिसीजन सुना दिया, अगर उसने डिसीजन सुना दिया तो उस डिसीजन को क्वॉश कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। टू कैंसिल और क्वॉश एन ऑर्डर और डिसीजन मेड बाय द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके पावर में नहीं है। ये सारे बन जाएंगे तुम्हारे, क्या बताओ ना, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 30 मिनट्स का वीडियो रखूंगा मैं, इससे ज़्यादा मैं लंबा खींचूंगा नहीं, सो दैट तुम लोग जो है आराम से पढ़ पाओ, आराम से जान पाओ। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, फटाफट कंप्लीट कर देंगे ये चैप्टर, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लगभग और 1 से 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा तुम्हारा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर फ्री टेलीग्राम ग्रुप नोट्स के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद।